तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड ही है। क्योंकि आज हमने फंक्शनलिज्म स्टार्ट करना था, तो वो फंक्शनलिज्म भी हम देखेंगे। अगर टाइम बचा तो हम फंक्शनलिज्म को भी स्टार्ट करेंगे, और जो पिछले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो रह गए थे, उनको हम क्लियर कर लेते हैं एक दफा फिर से। क्योंकि आप लोगों ने वो क्वेश्चन रेज किया था, तो उसको क्लियर करना हमारा बनता है कि उसको क्लियर कर किए बिना आगे ना बढ़े। तो सबसे पहले तो वॉलंटिज्म को आज थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। हफ्सा ने आई थिंक कल क्वेश्चन किया था कि इसका जो है नाम क्यों दिया गया है, क्यों रखा गया है। तो वो थोड़ा सा मैंने कल बताया भी था, उसको थोड़ा सा और बेहतर वे में और थोड़ा सा और क्लियर फॉर्म में आपको आज बता देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। वॉलंटिज्म जो कि स्कूल ऑफ थॉट है, स्ट्रक्चरलिज्म जो पहले दिया था, यानी कि बेसिक जो बुनियादी स्कूल ऑफ थॉट वॉलंटिज्म था जो विलियम वुड ने दिया था, उसका नाम ओरिजिनल वॉलंटिज्म था। बाद में उसको चेंज कर दिया गया ईबी टीचनर की जानिब से, और उसका नाम स्ट्रक्चरलिज्म रख दिया गया। वॉलंटिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या थी। हमने कल पढ़ा था द प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज द माइंड, ठीक है, द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द माइंड, इसका वॉलंटिज्म था। आज थोड़ा सा इसको ओपन करके देखते हैं कि बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या था। वॉलंटिज्म बेसिकली क्या होता है, कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था, हम इसको आगे आगे भी देखते हैं। द आइडिया दैट द माइंड हैज द कैपेसिटी टू ऑर्गेनाइज मेंटल कंटेंट्स इनटू हायर लेवल थॉट प्रोसेस। वो आइडिया जिसमें हम पढ़ते हैं कि या समझते हैं कि ये एक कैपेसिटी होती है माइंड की ऑर्गेनाइज करने की खुद को हायर लेवल पे। हायर लेवल की जो हायर लेवल का मेंटल प्रोसेस आप कह सकते हैं, हायर या कम्प्लेक्स प्रोसेस जिसको हमने पढ़ा था, उसको हमने ओपन नहीं किया था ये, लेकिन आपको बता दिया था कि जब कुछ एलिमेंट्स मिलके एक होल दे रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर थॉट या हायर लेवल थॉट प्रोसेस, या फिर हायर होल की बात हमने की थी, ठीक है। तो ये वो वाली चीज है। बिकॉज वोंट फोकस ऑन द माइंड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी। ये देखो, वॉलंटिज्म आपको यहां से समझ आना चाहिए, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी। ही लेबल्ड ही सिस्टम वॉलंटिज्म। वो कहता था कि जो माइंड है ना, इसके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने एलिमेंट्स को खुद ऑर्गेनाइज कर ले। ये माइंड के पास एबिलिटी होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, ये उसकी काबिलियत होती है। अ टर्म ही डिराइव्ड सॉरी, ये जो टर्म है ना उसने ड्राइव की थी फ्रॉम वर्ड वॉल्यूशन। इससे ड्राइव की थी ये, चले अगर आपसे पूछा जा सकता है कभी, डिफाइंड एज द एक्ट और पावर ऑफ विलिंग, ये था उसका बेसिकली मतलब, इससे ड्राइव किया है एक्ट और पावर ऑफ विलिंग। विलिंग कल मैंने आपको बताया था कि हम जो काम खुद खुशी से कर रहे होते हैं, या जो हम आपने देखा होगा कि बाज जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या इदारे होते हैं, वॉलंटियर्स के लिए वो इश्तिहार भी देते हैं कि हमें वी नीड वॉलंटियर्स, हमें वॉलंटियर्स चाहिए। वॉलंटियर क्या मतलब, जो अपनी खुशी से काम करना चाहें, बिना किसी पैसे के, बिना किसी मतलब के, या बिना किसी डिमांड के, ठीक है, वो लोग हमें चाहिए। तो वही वाली बात है कि जो अब खुद करना चाहे या अपनी खुशी से करना चाहे या खुद करने की एबिलिटी होना, वॉलंटियरिज्म होता है। वॉलंटियरिज्म रेफर टू द पावर ऑफ द विल टू ऑर्गेनाइज द माइंड कंटेंट इनटू हायर लेवल थॉट प्रोसेस, वोंट एम्फसाइज नॉट द एलिमेंट्स देमसेल्व्स। वो कहता है, अब यहाँ पर आगे अगली बात शुरू हो गई वॉलंटियरिज्म की। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को कि ये माइंड के, ये अकॉर्डिंग टू विलियम वोंट के माइंड के पास कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है अपने जो उसके एलिमेंट्स होते हैं जो हमने पढ़े थे उनको ऑर्गेनाइज कर सके, ऑर्गेनाइज करके एक हायर लेवल का आपको कम्प्लेक्स थॉट दे सके, या होल की फॉर्म में कुछ आपको दे सके। ये ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक आपको? किसने आंसर किया था? हफ्सा ने। हफ्सा का मैसेज आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वोंट एम्फसाइज नॉट द एलिमेंट्स देमसेल्व्स, उसने जस्ट एलिमेंट्स पे एम्फसाइज नहीं किया था। एज ही हैड द ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट एंड एसोसिएशन, ये भी दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, एम्पिरिसिज्म और एसोसिएशनिज्म। एंड वो कहता है कि उसने एलिमेंट्स पर एम्फसाइज नहीं किया था जैसे कि ये वाले स्कूल ऑफ थॉट करते हैं। एम्पिरिसिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, ये भी पार्ट्स की बात करता है, एलिमेंट्स की बात करता है। एसोसिएशनिज्म ये भी पार्ट्स की बात करता है, ठीक है। वुड ने ऐसा नहीं किया था। एंड एज वुड्स स्टूडेंट टीचर वुड लेटर डू, जैसे बाद में उसके स्टूडेंट ने भी किया कि वो एलिमेंट्स की तरफ चला गया था, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रही होगी, चीजें कनेक्ट कर रही होंगी कि उसने एलिमेंट्स, वो अब वहां पर यहां पर बात जा रही है होल की जानब, जो हमने कल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट या पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इसकी जो अप्रोच है वो होलिस्टिक है, ठीक है। उसने ना, वुंट ने जस्ट एलिमेंट की बात नहीं की, उसने उस पर जोर नहीं दिया कि एलिमेंट्स एलिमेंट्स की बात नहीं की थी जैसे उसने स्ट्रक्चरलिज्म वाले ने किया था, टिचनर ने, ठीक है। बट रादर द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग दोज एलिमेंट्स, उसने बात की थी इस प्रोसेस की, प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज एंड सिंथेसाइज द एलिमेंट्स।
कि उसको ऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस है उस पर वो जोर देता था। उसने एलिमेंट, उसने उसको पता था कि एलिमेंट्स हैं, या उसने बोल दिया एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसने ये बोला ही नहीं कि एलिमेंट्स को हमें फोकस करना है, ये करना है, वो करना है। उसने बात की है प्रोसेस, उस प्रोसेस की जिसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स क्या हो रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं। उसने उस प्रोसेस पे जोर दिया था, उस प्रोसेस पर एम्फिसाइज करने की कोशिश की थी कि वो प्रोसेस जो इकट्ठा कर रहा था उन एलिमेंट्स को। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर हाउएवर दैट ऑल्दो वुंट क्लेम दैट द कॉन्शियस माइंड हैड द पावर टू सिंथेसाइज एलिमेंट्स इनटू हायर लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस। उसने ये बता दिया, ये तो ठीक है। ही नेवरथलेस, इसके अलावा उसने क्या किया था, नेवरथलेस का मतलब होता है इसके अलावा या इसके बाद। ठीक है, रिकग्नाइज दैट द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस वर बेसिक। उसने बोला कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये बेसिक होते हैं। ठीक है, ये आप ये कह सकते हैं किसी भी चीज की इब्तिदा होते हैं। विदाउट द एलिमेंट्स देयर वुड बी नथिंग फॉर द माइंड टू ऑर्गेनाइजिंग। वो कहता है कि ये अगर एलिमेंट्स ना हो तो माइंड के पास कोई भी चीज नहीं होगी ऑर्गेनाइज करने को, और वो कुछ भी आपको आउटपुट नहीं दे पाएगा। ठीक है, एक तो उसने ये बता दिया कि माइंड जो एलिमेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं, हमारा माइंड उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, और फिर हम एक होल की फॉर्म में हमें आउटपुट दे रहा होता है। दूसरी चीज उसने क्या निकाली थी, क्या उसने तलाश की कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये बेसिक होते हैं, इनके बगैर माइंड कुछ नहीं कर सकेगा, कोई आउटपुट नहीं दे सकेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक तो वॉलंटिज्म क्या कॉन्सेप्ट था, दूसरा थोड़ा सा आगे इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि ये वाली चीज कैसे करती है। अब होलिस्टिक की भी आपको आई थिंक समझ आ गई होगी, होलिस्टिक वाली, कि ये वो वाली बात नहीं करता था कि एलिमेंट्स को देख रहा हो या इस एलिमेंट को उस एलिमेंट को। वो कहता है कि ये जो प्रोसेस है ना इसको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, ये जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइज करने का, इसकी बात कर रहा था वो। तो इसकी इसलिए इसकी अप्रोच को बोल दिया था उन्होंने होलिस्टिक। ठीक है जी, समझ आ गई? मुझे साथ साथ यस फीडबैक सर। देते रहें। हाँ जी, यस सर, काफी क्लियर हो गया। डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मीडिएट और इमीडिएट एक्सपीरियंस किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था। आपने? अरुषा? अरुषा? सोन अच्छा, सोनिया सोनिया ने। यूसुफ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर इसने ये वाले कॉन्सेप्ट भी दिया था, मीडिएट और इमीडिएट एक्सपीरियंस वाला। अब इससे भी आपको थोड़ा सा जो शायद स्ट्रक्चरिज्म थोड़ा सा और बेटर में समझ आ जाएगा, आपकी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होने से रह गया था। मीडिएट एक्सपीरियंस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग अदर देन द एलिमेंट्स ऑफ दैट एक्सपीरियंस। मीडिएट एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस होता है, इसको मैं लड़ा कर देता हूं, चले। मीडिएट एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस होता है जो हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, यानी कि जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो जो हमने वो स्टिमुलस एरर वाले पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट, ये उसी की तरफ बात जाएगी, उसको जहन में रखेंगे तो ये समझ आ जाएगा। वो कहता है कि मीडिएट एक्सपीरियंस वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या मीडिएट एक्सपीरियंस वो प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर रहा है ना, वो वाली इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हो, उसके बगैर कोई और ना दे रहा हो। जैसे हमने वो एप्पल वाली एग्जांपल ली थी, स्टिमुलस एरर वाली, कि हमने एप्पल दिया है तो वो डायरेक्ट बोल रहा है कि ये एप्पल है, वो ये नहीं बता रहा कि ये एप्पल आपको कैसे पता चला ये एप्पल है। इसको देख के आपके माइंड में क्या चीजें आई जिसकी वजह से आपके माइंड ने वो एलिमेंट्स को जोड़ा, जोड़ने के बाद आपको आउटपुट दे दी कि भाई इसको एप्पल बोल दो। ठीक है, वो कहता है कि डायरेक्ट एप्पल बोलने की बजाय आप वो एक्सपीरियंस बताओ जो आपने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया, उसको मीडिएट एक्सपीरियंस, सॉरी, उसको इमीडिएट एक्सपीरियंस बोलेंगे, वो इमीडिएट एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो मीडिएट एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट एप्पल बोल देना, डायरेक्ट एप्पल बोल देना वो मीडिएट एक्सपीरियंस होगा। लेकिन वो कहता है कि अगर आप जो आपने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया है कि यानी कि उसके जो एलिमेंट्स है वो आपका इमीडिएट एक्सपीरियंस होगा। अगर समझ आई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो अभी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू वुंट, साइकोलॉजिस्ट शुड बी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस। वुंट का कहना था कि हमें इमीडिएट एक्सपीरियंस को देखना चाहिए रादर देन मीडिएट एक्सपीरियंस। जैसे उसने नहीं बोला था टीचर ने कि आपने स्टिमुलस एरर नहीं करना, आपने डायरेक्ट आउटपुट नहीं बतानी, आपने इमीडिएट एक्सपीरियंस बताना है जो एक्चुअल में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, ऊपर आई थिंक मैंने वो उलट बोल दिया था, तो उसको क्लियर कर लेना है। अगर क्लियर ना हो तो आपने मुझे बताना, मैं क्लियर करूंगा। वो कहता था कि आप वो एक्सपीरियंस बताओ जो आप एक्चुअल में कर रहे हो, आप उसका डायरेक्ट आउटपुट ना दो। अच्छा, मीडिएट एक्सपीरियंस प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन और नॉलेज अबाउट समथिंग अदर देन द एलिमेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। वो कहता है एलिमेंट्स की बजाय अगर आप और दूसरी कोई और
इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये मीडिएट एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, दिस इज द यूजुअल फॉर्म इन विच वी यूज एक्सपीरियंस टू अक्वायर नॉलेज अबाउट आवर वर्ल्ड। और यही वो कहते हैं कि हमारा वे होता है, हमारे जो रियल वर्ल्ड है ना उसकी जो इन्फॉर्मेशन हम देख रहे होते हैं या एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं। यानी कि अगर हमने कोई चीज देखी है तो हम डायरेक्ट उसका जो होल होगा उसको देख लेंगे, उसके जो एलिमेंट्स को नहीं देखते होते। मिसाल के तौर पर अगर आपने अभी दरख्त वाली मिसाल देखा, अगर दरख्त देखा है, अगर आपने दरख्त देखा तो आप फौरन बोलेंगे ये दरख्त है। आप ये नहीं बोलेंगे यार कि इसकी टहनियां हैं, इसमें पत्ते हैं, जमीन में जड़ें हैं, इसका तना है, वो नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट बोल देंगे, क्या बोल देते हैं, ट्री बोल देते हैं, दरख्त बोल देते हैं। तो वो हमारा है मीडिएट एक्सपीरियंस। व्हेन वी लुक एट अ रोज एंड से, अब एक और एग्जांपल दे रहा है, व्हेन वी लुक एट अ रोज एंड से द रोज इज रेड। हम यहाँ पर वो कहते हैं कि जब हम किसी फूल को देखते हैं, गुलाब को, तो हम कह देते हैं जी रोज इज रेड। फॉर एग्जाम्पल दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज, अच्छा ये वाली एग्जांपल आपने, वो गुलाब का फूल है ना रेड, दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट आवर प्राइमरी इंटरेस्ट is in the flower, not in the fact we are perceiving something called redness। यहाँ पर जब हम ना गुलाब के फूल हम कहते हैं जी ये फूल ये जो फूल है ना ये रेड है यानी कि लाल है। वो कहता है कि अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट जो इज इन फ्लावर, हम फ्लावर में इंटरेस्ट ले रहे हैं, नॉट इन द फैक्ट दैट वी आर परसीविंग समथिंग कॉल्ड रेडनेस। हम रेडनेस की तरफ नहीं जा रहे, हमने डायरेक्ट उसको परसीव कर लिया फ्लावर। ठीक है, फ्लावर हमारा वहां पर मेन फोकस है या सब्जेक्ट मैटर है। However, the immediate experience of looking at the flower is not in the object itself, but is instead in the experience of something that is red। वो कहता है कि वो जो हमारा immediate experience है ना, वो एक्चुअल में वो जो हम कह दिए ना कि फूल रेड है, वो फूल नहीं है। हमारा वो जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, जो इसको हमने इमीडिएट एक्सपीरियंस बोला, वो है रेडनेस। रेडनेस हमने कलर को फील किया है, हमने कलर को देखा है, तो इमीडिएट एक्सपीरियंस हमारा वो है। समझ आ रही है? थोड़ा सा इसको पकड़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ना ये शायद इधर उधर हो, लेकिन अगर पकड़ोगे तो समझ आएगी इसकी। ठीक है, समझ आ गई यहां तक? चले, अगर नहीं समझ आए तो डोंट वरी, नो इशू। अभी एक और एग्जांपल आएगी, उससे आपको आई थिंक बेटर वे में समझ आ जाएगा। अच्छा, फॉर वुंड के अकॉर्डिंग इमीडिएट एक्सपीरियंस इज अनबाइस्ड। वो कहता है इमीडिएट एक्सपीरियंस जो होता है ना अनबाइस्ड होता है, अनटेंड होता है बाय एनी पर्सनल इंटरप्रिटेशन such as describing the experience of the rose red color in the terms of the object the flower itself। वो कहता है कि जो हमारा इमीडिएट एक्सपीरियंस होता है ना वो बाइसनेस से पाक होता है, वो अनबाइस्ड वे में हम बता रहे होते हैं। सच एज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ रोजेस रेड कलर इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट द फ्लावर इटसेल्फ। वो कहता है कि अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमने वो फ्लावर वाली एग्जांपल दी है ना, तो वो कहता है कि आप रेड कलर को बयान करें, ना कि आप फ्लावर को तो बयान करना शुरू कर दें। ठीक है, तो इस तरह की वो बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी एक और एग्जांपल है, सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लें यहां पर। सिमिलरली व्हेन वी डिस्क्राइब आवर ओन फीलिंग्स ऑफ डिस्कम्फर्ट फ्रॉम, इस ये इजी एग्जांपल है, ये बेहतर एग्जांपल है, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, अब सपोज करें कि आपको ना दांत में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है दांत में, तो उससे आपको क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। क्या होता है? डिस्कम्फर्ट होता है ना। ये होगा, मिक्स होगा। मैंने आपको बोला था इसको पकड़ना पड़ेगा, इसलिए 2-3 एग्जांपल्स यहां पर दी गई हैं ताकि एक से समझ ना आए, दूसरी से आए, दूसरी से ना आए, तीसरी से। ये दांत का दर्द है ना, इससे समझ लें आप। फर्ज करें आपके दांत में जब दर्द होता है तो आप क्या फील कर रहे होते हैं? आप हैप्पीनेस फील कर रहे होते हैं या डिस्कम्फर्ट? मुझे बताएं। डिस्कम्फर्ट सर। डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, व्हेन वी डिस्क्राइब्ड आवर ओन फीलिंग्स ऑफ डिस्कम्फर्ट फ्रॉम अ टूथ एक, जब हमें मतलब दांत का दर्द होता है, वी आर रिपोर्टिंग आवर इमीडिएट एक्सपीरियंस। इफ वी वर सिंपली टू से आई हैव अ टूथ एक, देन वी वुड कनेक्ट कंसर्न्ड विद इमीडिएट एक्सपीरियंस। वो कहता है कि जब आपको दांत में दर्द हो रहा है तो आप बयान कर रहे हैं कि यार मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। ठीक है, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं, अपना इमीडिएट एक्सपीरियंस बयान कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो हम काम करते हैं, जो हम काम कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि यार मुझे दांत में दर्द है। हम ये नहीं कहते कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं। आप कह रहे होते हैं कि मुझे दांत में दर्द है। कहता है कि आप जब ये वाली चीज बता रहे हो ना, आप होल बता रहे हो या आउटकम बता रहे हो,
ठीक है, वो वाली आउटकम बता रहे हो, तो फिर आप क्या यूज कर रहे हो, मीडिएट एक्सपीरियंस बता रहे हो अपना। अगर आप ये बताएं कि आई एम फीलिंग डिस्कम्फर्ट ड्यू टू टूथ एक, तो फिर आप इमीडिएट एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ठीक है, इमीडिएट एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अगर आप बता रहे हैं कि मेरे दांत में दर्द है, तो फिर आप होल की तरफ चले गए हैं, फिर आप मीडिएट एक्सपीरियंस बता रहे हैं अपना। या इसको अपने तौर पर, मैं अपने तौर पर बताता हूं, जो मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग है एक और तरीके से, कि जब आपके दांत में दर्द होगा, ठीक है, जब आपके दांत में दर्द होगा, तो सबसे पहले क्या पता चले, क्या होगा आपको, आपको कैसे पता चलता है कि आपको दांत में दर्द हो रहा है? जब आप डिस्कंफर्ट फील करते हैं। जब आप डिस्कंफर्ट फील कर रहे हैं, तो इट मींस कि एक्चुअल एक्सपीरियंस आपका उस वक्त जो हो रहा है ना, करंट इमीडिएट एक्सपीरियंस, वो डिस्कंफर्ट आपने फील किया, तो फिर आपको पता चला यार डिस्कंफर्ट, फिर आप उस तरह होल की तरफ गए कि ये डिस्कंफर्ट क्यों हो रहा है, फिर आप होल की तरफ गए कि ये डिस्कंफर्ट क्यों हुआ है, मेरा दांत में दर्द है। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर आप ये बता रहे हैं कि फीलिंग ऑफ डिस्कंफर्ट बता रहे हैं, जो आपका एक्चुअल या कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो रहा है, तो फिर आप इमीडिएट एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरे दांत में दर्द है, फिर एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आपके दांत में दर्द है, आपने रिजल्ट कैसे निकाला? आपने रिजल्ट उसी से निकाला जो आपके पास एक्सपीरियंस हुआ था, इमीडिएट। ठीक है, इमीडिएट एक्सपीरियंस हुआ, तो फिर आपको आपको रिजल्ट मिला कि यार मेरे दांत में दर्द है। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ आ गई होगी। जी बताएं, अगर नहीं समझ आए तो क्वेश्चन करें। जी सर, आ गई है। बुशरा, अरूसा, हफ्सा, इकबाल, आ गई है सर। नताशा, सादिया खान, अब कुछ समझ आई कि नहीं, कि फिर मिक्स हो गया है? आप ये दांत में जो दर्द है ना, इसकी एग्जांपल बस सामने रखें, बाकी छोड़ दें। बाकी बात, कुछ एग्जांपल्स होती है ना, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, उसको अच्छे से समझना होता है। आप डिस्कम्फर्ट वाली बात और ये दांत में दर्द वाली बात जहन में रखें। आप दांत में दर्द वाली बात भी जहन में ना रखें, वो आम एग्जांपल लेते हैं सर में दर्द होने वाली। ठीक है, हेडेक को ले लेते हैं। हेडेक की वजह से हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, डिस्कंफर्ट फील कर रहे होते हैं, कोई भी काम एक्टिवली नहीं कर पा रहे होते। तो वो वाली एग्जांपल आप जहन में रखें कि जब आपको सर दर्द होता है, तो उस वक्त आप क्या फील कर रहे होते हैं, डिस्कंफर्ट। तो वो डिस्कंफर्ट आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस होगा, जो इमीडिएटली आप कर रहे होंगे। ठीक है, वो आपको बताएगा फिर कि यार मेरे सर में दर्द है, इस वजह से मुझे ये डिस्कंफर्ट हो रहा है। हम समझ लेते हैं कि पहले हमारे सर में दर्द होगा, फिर हम डिस्कंफर्ट फील करेंगे। ठीक है, हो सकता है वैसा ही हो, लेकिन पता क्या है, हम रिजल्ट जो हमारे सर में दर्द है उसका रिजल्ट कब कैसे निकाल रहे हैं? हमें कैसे पता चला कि मेरे सर में दर्द है? वो जो आपको डिस्कंफर्ट हो रहा है, उस वजह से आपको पता चलेगा। चले जी, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और इसके पंगे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इन वॉन्ट्स व्यू बेसिक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस सच एज द एक्सपीरियंस ऑफ रेडनेस आर ऑफ डिस्कंफर्ट। अब वो दोनों एग्जांपल्स मिला के बता रहा है कि रेडनेस और डिस्कंफर्ट वाली जो मिसाल है, फॉर्म द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। वो कहता है कि ये वाली है ना एक्सपीरियंस है, ये क्या बनाते हैं हमारा, फॉर्म द कॉन्शियसनेस, ये हमारा कॉन्शियसनेस बनाते हैं। जो हमारा इमीडिएट एक्सपीरियंस हो रहा है, वो हमारा कॉन्शियसनेस ही है बेसिकली। द मेंटल एलिमेंट, जो कि हमारा मेंटल एलिमेंट है, दैट द माइंड एक्टिवली ऑर्गेनाइज। अब वो वाले जो डिस्कंफर्ट है हमारा, जो मिलके ये जो डिस्कंफर्ट वाला एलिमेंट है, इसको हमारे माइंड ने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसने हमें एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस दे दिया, और फिर हमें आउटकम निकल के आ गई हमारे पास। ठीक है, वुड्स गोल वाज टू एनालाइज द माइंड इनटू इट्स एलिमेंट्स, ये हमने पहले भी डिस्कस की है। वो इसको एनालाइज करना चाहता था इट्स कंपोनेंट्स पार्ट, जस्ट एज द नेचुरल साइंटिस्ट वर वर्किंग टू ब्रेक डाउन देयर सब्जेक्ट मैटर, जैसे हमने केमिस्ट्री वाली मिसाल दी थी। ठीक है, फिजिकल यूनिवर्स। उसके बाद द आइडियाज ऑफ द रशियन केमिस्ट Dimitri Mendeleev in developing the periodic table of chemical elements supported ये जो आपने मिस्टेक सुना होगा, मैंने टेबल वाली एग्जांपल भी दी थी कि जो मेंडलीफ का उसने जो टेबल बनाया था पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री के अंदर, वो कहता है वो वाला जो सारा इसको करता था, सपोर्ट करता था। Historians have suggested that Wundt may have been striving to develop a periodic table of mind। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल माइंड का कौन बनाना चाहता था, तो फिर आप विलियम वुड की बात करेंगे। ठीक है, वो इसको यानी कि ऑर्गेनाइज करना चाहता था ना, ऑर्गेनाइज चाहता वो करना चाहता था, तो इसने इसको एसोसिएट कर दिया मेंडलीफ वाले, यानी कि उसके साथ। वो कहता है वो वाली, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो वो मेंडलीफ का कॉन्सेप्ट समझे जिसने पीरियोडिक बनाया था। ठीक है, तो ये वाली चीज हमने पहले भी डिस्कस कर ली, लेकिन वो हमने एक ओवरव्यू लिया था, आज थोड़ा सा शायद बेटर वे में आपने समझ लिया होगा।
ठीक है जी। आपको अगर कोई पूछे कि ये प्रोडक्ट टेबल किसने बनाया था, तो मतलब कौन बनाना चाहता था, यानी कि इस तरह की बात कौन कर रहा था माइंड को लेकर, फिर उसका इलिमेंट बोलेंगे जी। यहां तक और किसी का क्वेश्चन वॉलंटरिज्म में से और इमीडिएट और इमीडिएट एक्सपीरियंस में से। इमीडिएट आपको आपको नाम, जैसे इमीडिएट आप करंटली कर रहे होते हैं, जो फील होता है वही आपका इमीडिएट एक्सपीरियंस होगा, और इमीडिएट जो उसके बाद वाला। हाँ जी, कोई क्वेश्चन अगर है तो बोलें, अगर नहीं है तो नो लिख दें या बोल दें मुझे जल्दी से। नो सर, क्लियर है सारा। हाँ जी, अब आपने पूछा था फीलिंग, थ्योरी ऑफ फीलिंग, इसको भी देख लेते हैं। अब इसको भी आपने थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करनी है, ये भी थोड़ा सा ना है भारी। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ, ये एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस के अंदर ही आता है, ठीक है। ये उसने गोल लिखे थे, ये हमने इसको ओवरव्यू में जनरली इसको समझ लिया था, देख लिया था कि वो क्या करना चाहता था, ठीक है। उसमें एक एलिमेंट था उसका कॉन्शियस एक्सपीरियंस का, फीलिंग्स, ठीक है। कॉन्शियस एक्सपीरियंस के अंदर एलिमेंट्स उसने बयान की थी, फीलिंग, फीलिंग के अंदर उसने थ्योरी अपनी दी थी, यानी कि उसका एक कॉन्सेप्ट था जो उसने, जिसको उसने थ्योरी की फॉर्म दे दी थी, जो आपने पूछा था। तो इसको देख लेते हैं। इसको थ्योरी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा फीलिंग्स को भी समझना पड़ेगा कि उसने फीलिंग्स को लेके क्या बोला था, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको क्लियरली लिख दिया, थोड़ा सा कंप्लीटली, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फीलिंग्स आर द अदर एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस की फॉर्म है, ठीक है। एलिमेंट्री यानी कि बुनियादी फॉर्म है हमारी। सेंसेशंस एंड फीलिंग्स आर सिमल्टेनियस एस्पेक्ट्स ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस। वो कहता है कि जब हम कोई एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें फीलिंग और सेंसेशन दोनों हो रही होती हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं हम। फीलिंग्स आर द सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स कंप्लीमेंट्स ऑफ सेंसेशन बट डू नॉट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम अ सेंस ऑर्गन। वो कहता है फीलिंग्स हमारी सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होती हैं या कंपोनेंट होती हैं, लेकिन ये डायरेक्टली हमें नहीं मिल रही होती हमारे जो सेंस ऑर्गन से, ठीक है। डायरेक्टली नहीं मिलती। कैसे मिलेंगी? सेंसेशंस आर अकम्पनीड बाय सर्टेन फीलिंग्स क्वालिटीज। अब जब हमें सेंस होती है, कुछ सेंस के बाद हम चीजों को परसीव करते हैं, फिर हमारी फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली हमें नहीं मिल रही, यानी कि हमने बर्फ को छुआ तो हमारी फीलिंग्स क्रिएट होगी, नहीं। पहले हम सेंस करेंगे, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर फीलिंग क्रिएट होगी। व्हेन सेंसेशंस कंबाइन टू फॉर्म अ मोर कॉम्प्लेक्स स्टेट, अ फीलिंग क्वालिटी विल रिजल्ट। ये बता रहा है नीचे, कहता है कि जब सेंसेशन कंबाइन होती है ना, टू फॉर्म अ मोर कॉम्प्लेक्स स्टेट, यानी कि माइंड उनको फिर ऑर्गेनाइज करेगा, ऑर्गेनाइज करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स स्टेट आपके सामने आ जाएगी और वो फीलिंग की सूरत में होगी, ठीक है जी। तो ये डायरेक्टली नहीं होता, इस चीज को भी आपने जहन में रखना कि फीलिंग हमें डायरेक्ट नहीं मिल रही होती, वो प्रोसेस होके आ रही होती है। अच्छा, वुंट प्रपोज्ड ट्राई डायमेंशनल थ्योरी। ये जो थ्योरी है ना, आपने फीलिंग्स की थ्योरी पूछा था, इसका नाम ट्राई डायमेंशनल थ्योरी भी बोला जाता है, क्योंकि इसने 3 एलिमेंट्स इसमें बयान किए थे, 3 एंगल्स बयान किए थे, इसलिए इसको आप कह सकते हो ट्राई डायमेंशनल ऑफ फीलिंग, बेस्ड ऑन हिज पर्सनल इंट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन। और ये थ्योरी उसने अपनी पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन पर दी थी, खुद उसने चीजों को इंट्रोस्पेक्ट किया, ऑब्जर्व किया अपने एक्सपीरियंसेस को, इंटरनल एक्सपीरियंसेस को, और फिर इसने ये थ्योरी दे दी। वर्किंग विद द मेट्रोनोम, मेट्रोनोम एक आप कह सकते हैं क्या होता है, हाँ, इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक आवाज क्रिएट करता है, टिक टिक वाला। आप इसको गूगल पे देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, क्लॉक की टाइप का लगा लें, ठीक है। A device that can be programmed to produce audible clicks at regular intervals, यानी कि अगर आप इसको कोई, जैसे हम वो कोई चीज को सेट कर देते हैं, तो आप वो कहते हैं इसको सेट कर सकते हैं जो कि डिफरेंट इंटरवल्स के बाद क्लिक्स कर रही होती हैं, ठीक है। ये एक आले के बारे में आपको बता रहा है। He reported that after experiencing a series of clicks, he felt that some rhythmic patterns were more pleasant or agreeable than others. जब उसने ये वाला आला रखा ना सामने, अब वो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि टिक टिक करने वाला एक आला ऑब्जर्वर को उसके सामने बजाया गया, पार्टिसिपेंट्स के सामने, फिर उनको पूछा गया कि आपने क्या फील किया है। तो वो वाली सारी सिचुएशन याद करें, और उसको आज थोड़ा सा क्लियरली आपको बता देता हूं। अगर आपको उस वक्त नहीं समझ आई थी तो आज इंशाल्लाह समझ आ जाएगी अच्छे से। उसने क्या किया, बल्कि मैं 1 मिनट रुक के मैं आपको दिखाई देता हूँ जी। क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, मुझे बताएं जरा। ये नजर आ रहा है ना आपको मेट्रोनोम? ये एक है इंस्ट्रूमेंट जो कि टिक टिक कर रहा होता है। इसको सेट कर दिया जाए, जैसे हम वो अलार्म वगैरह सेट करते हैं, तो ये टिक टिक करता रहेगा। आपने अक्सर देखा होगा क्लॉक के नीचे भी एक चीज लगी होती है, तो ये उसी से मिलता जुलता है। नजर आ रहा है ना आपको? यस सर। हाँ यस जी। सर। तो ये वाला मतलब उन्होंने यूज किया था उस वक्त। तो अच्छा ही, अच्छा उसने पर फिर पता क्या किया, उसने ये आला अपने सामने रखा, उसने ये इसकी लगा दी टिक टिक। तो वो कहता फिर क्या हुआ, आफ्टर द
आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ सीरीज ऑफ क्लिक्स, उसने एक सीरीज मतलब काफी सारे उसने इसकी एक्सपेरिमेंट्स किए, दैट सम रिदमिक पैटर्न्स वर मोर प्लेजेंट, उसने देखा कि कुछ पैटर्न्स जो रिदम क्रिएट करते हैं वो वाले कुछ पैटर्न्स ज्यादा प्लेजेंट और एग्रीएबल थे दूसरों के निस्बत। उसने ये फील किया कि कुछ पैटर्न रिदम्स या कुछ क्लिक्स या कुछ इस आले की कुछ टिक टिक्स जो थी ना, जो कुछ वो साउंड क्रिएट कर रहा था, वो कुछ उनमें से कुछ ऐसे थे जो ज्यादा प्लेजेंट थे दूसरों की निस्बत, यानी कि कुछ प्लेजेंट थे कुछ नहीं प्लेजेंट थे, ठीक है, वो वाली बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो इस बात को समझ लिया, अब ट्राई डायमेंशनल की थ्योरी की इसकी एग्जांपल डेफिनेशन देखते हैं। वोन्स एक्सप्लेनेशन फॉर फीलिंग्स, ये थ्योरी बेसिकली फीलिंग्स की थी, तो उसने ये मतलब कि एक्सप्लेन किया था थ्योरी को, स्टेट्स बेस्ड ऑन 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशन दी थी। पहली क्या थी? प्लेजरेबल, प्लेजरेबल, टेंशन एंड रिलैक्सेशन, एक्साइटमेंट, डिप्रेशन, यानी कि ये तीनों जो डायमेंशन इसकी उलट डायमेंशंस में थी। अगर प्लेजर की बात कर रहा है तो वो साथ डिसप्लेजर की भी बात कर रहा है, टेंशन की कर रहा है तो रिलैक्सेशन की भी कर रहा है, एक्साइटमेंट की कर रहा है तो डिप्रेशन की भी कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, ठीक है जी। वो कहता है कि मैंने जब एक्सपीरियंस किया तो कुछ प्लेजेंट लगी मुझे दूसरों की निस्बत। अब आगे बढ़ाते हैं। ही कंक्लूडेड दैट पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एनी पैटर्न ऑफ साउंड इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ प्लेजर और डिसप्लेजर। वो कहता है कि हम जो किसी चीज को साउंड को कर रहे होते हैं ना एक्सपीरियंस, तो वो एक प्लेजर या डिसप्लेजर की फीलिंग हमें दे रहा होता है, ठीक है। Note that the subjective feeling occurred at the same time as the physical sensation associated with the clicks. वो कहता है कि जब हम ये वाली जो सब्जेक्टिव फीलिंग होती है ना उसी वक्त अकर कर रही होती है जब हम उसी को फिजिकली सेंसेशन को एसोसिएट कर रहे होते हैं क्लिक्स के साथ, ठीक है। अच्छा, Wundt then suggested that this feeling state could be located, इसको थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ, suggested that this feeling state could be located on a continuum ranging from highly agreeable to highly disagreeable. ये बात समझने वाली है, इसको समझिएगा। वो कहता है कि पहले तो फर्ज करें, बात करता है कि अगर हम चीजों उसको जो हमारे पास एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना चीजों को, अगर वो जो फर्ज कर ले वो साउंड है हमारे पास, जो अगर हम उसको कंटिन्यूअसली करते रहेंगे ना, कंटिन्यूअसली, और उसकी रेंज कम करते जाएंगे, बढ़ा या यानी कि अगर हमने कम से स्टार्ट किया है ना लो से, तो आहिस्ता 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 उसको अगर बढ़ाते जाएंगे, तो अगर स्टार्ट में वो एग्रीएबल की बात कर रहा था तो बाद में फिर वो डिसएग्रीएबल की तरफ बात चली जाएगी। मिसाल के तौर पर, पहले तो अगर हम कोई चीज लेते हैं, अब हम खाने की बात करते हैं, अगर आपने कोई चीज थोड़ी सी खाई है तो आपको अच्छा फील हुआ है, लेकिन अगर आप उसको खाते चले जाएं, क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा आप कहेंगे यार ये इसको दूर कर लो मेरे से, दूर कर लो मेरे से। उस चीज के साथ इसको रिलेट करें कि पहले कुछ चीज मतलब स्टार्ट में फीलिंग्स कुछ थी, लेकिन अगर जब चीजें बढ़ाई गई तो फीलिंग कुछ हो गई, ठीक है। तो उस टाइप की बात कर रहा है ये। अच्छा, continuing the experiments, won't notice a second kind of feeling while listening to the metronome click, a slight tension in anticipation of the each successive sound. अब वो कहता है कि जब वो उसको कर रहा था तो उसने एक और फीलिंग अपने आप मतलब फील की, वो थी टेंशन, ठीक है, followed by relief after the awaited click and had occurred. From this he concluded that in addition to a pleasure displeasure continuum, feeling had a tension and relaxation डायमेंशन। यहां पर उसने ये फिर एक नतीजा निकाला कि प्लेजर भी मिल रहा होता है, डिसप्लेजर भी मिल रहा होता है, टेंशन भी हो रही होती है और रिलैक्सेशन भी मिल रही होती है, ठीक है। यानी कि उसने ये फीलिंग्स बता रहा है अपनी। फर्दर ही फेल्ट काइंडली माइल्डली एक्साइटेड व्हेन ही इंक्रीज द रेट ऑफ क्लिक्स। यहां पर इस लाइन पर गौर कीजिएगा, सारी बात समझ आ जाएगी। ही फेल्ट माइल्डली एक्साइटेड, उसने थोड़ा सा एक्साइटेड फील किया, कब? व्हेन ही इंक्रीज द रेट ऑफ क्लिक, जब उसने रेट ऑफ क्लिक बढ़ा दिया उसने एक्साइटेड फील किया। एंड कामर, यानी कि काम फील किया। इवन समवट डिप्रेस्ड, काम या डिप्रेस्ड फील किया व्हेन ही रिड्यूस द रेट ऑफ क्लिक्स। अब इस बात को समझिएगा, वो कहता है कि जब मैंने उसका साउंड बढ़ाया थोड़ा सा, अब आप म्यूजिक की बात लें, म्यूजिक की बात करें क्योंकि म्यूजिक से डोपामाइन क्रिएट होता है ना। कहते हैं कि जब म्यूजिक थोड़ा सा बढ़ाया तो वो उसने एक्साइटेड फील किया, ठीक है। फिर जब उसने म्यूजिक कम किया, या आप जैसे कह लें कि अगर हम स्लो म्यूजिक सुने तो हमारा जो मूड है वो भी काम हो जाता है, या बाज दफा हम डिप्रेशन फील कर रहे होते हैं, थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहे होते हैं जब हम वो दुखी गाने या स्लो म्यूजिक सुन रहे होते हैं। तो ये वो वाली बात कर रहा है कि जब मैंने थोड़ा सा उसको इंक्रीज किया तो मैंने एक्साइटेड फील किया, लेकिन जब थोड़ा सा मैंने लो किया तो मैं काम या डिप्रेस फील करना शुरू हो गया।
ये बात समझ आ गई है तो फिर आपको पीछे वाली सारी बात समझ आ जानी चाहिए। समझ आ गई है तो बताएं मुझे जल्दी से। यस सर, यहाँ तक आ गई है समझ। थैंक गॉड। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है तो बताएं। नहीं है, ठीक है। अच्छा, दस बाय वेरिंग द स्पीड ऑफ द मेट्रोनोम एंड इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्टिंग ऑन हिज इमीडिएट कॉन्शियस। अब यहां पर भी इमीडिएट एक्सपीरियंस की बात कर दी। वो कहता है रिपोर्टिंग ऑन हिज इमीडिएट एक्सपीरियंस। इमीडिएट एक्सपीरियंस उसने बताया, यानी कि उसकी सेंसेशन जो फीलिंग थी वुड अराइव्ड एट 3 इंडिपेंडेंट डायमेंशन ऑफ फीलिंग, जो तीनों हमने ऊपर डिस्कस कर ली है, प्लेजर, डिस्प्लेजर, टेंशन, रिलैक्सेशन, एक्साइटमेंट या डिप्रेशन। अच्छा, every elementary feeling could be effectively described by determining its location within this 3 dimension। वो कहता है हर एक की लोकेशन को बताया जा सकता है इन डायमेंशन में अगर देखेंगे उसको, यानी कि उसको फील किया जा सकता है इन डायमेंशन के अंदर। वो इन तीनों डायमेंशन के अंदर ही कहीं पर होगी, ठीक है। इन डायमेंशन से वो कहता है कि बाहर नहीं निकलेगी चीज। अच्छा, एवरी कोई भी फीलिंग, सॉरी, इस इन डायमेंशन से बाहर नहीं निकलेगी। बिकॉज वुड कंसीडर्ड इमोशंस टू बी कम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्री फीलिंग्स। जो इमोशंस है वो कहता है कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं हमारी फीलिंग्स के। इफ वन कुड पिन पॉइंट द एलिमेंट्री फीलिंग्स विद इन द 3 डायमेंशनल ग्रिड, अगर वो इनमें से कोई तीनों में पाया जाता है, देन इमोशंस कुड बी रिड्यूस टू दीज मेंटल एलिमेंट्स। वो कहता है कि फिर इनको इन मेंटल एलिमेंट्स में रिड्यूस किया जा सकता है अगर वो इन तीनों डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है। Although the tridimensional theory of feelings stimulated a great deal of research at Leipzig and other European laboratories of the day, it has not withstood the test of the time। वो कहता है कि उस वक्त तो इसने बहुत यानी कि इम्पैक्ट क्रिएट किया था रिसर्च के अंदर, यानी कि इन्फ्लुएंस किया था, ये हेल्प की थी, लेकिन जैसे जैसे जमाना बदलता गया ये जो थ्योरी है टाइम के साथ स्टैंड नहीं कर सकी, यानी कि मौजूदा दौर पर या मौजूदा तकाजों पर ये पूरा नहीं उतर सकी, इसलिए इसको आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दी जाती, इसलिए ये पढ़ाई भी नहीं जाती और इसको ज्यादा नोट भी नहीं किया जाता। हाँ जी, अगर आप हिस्ट्री में इसको जाके देखें तो फिर आपको मिल जाती है। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो हाँ जी बताएं। फिर हमारे पास वो एप्रिसेप्शन वाला है, टाइम तो नो हमारा सर, इसी में लग गया। क्लियर चलें है फिर यहाँ तक। चलें आगे बढ़ते हैं। फिर वो आपने परसेप्शन या परसेप्शन वाला कोई थ्योरी पूछी थी, वो बेसिकली आता है टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। कॉन्शियस एक्सपीरियंस के एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की बात है तो उसके अंदर वो वाली आपकी जो कॉन्सेप्ट है ना परसेप्शन वाला, वो वहां पर आता है। तो देखते हैं क्या है। इसकी भी आपको थोड़ा सा पीछे डिटेल से यानी कि थोड़ा सा स्टार्ट से समझना पड़ेगा, फिर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। Despite his emphasis on the elements of conscious experience, Wundt did recognize that when we look at objects in real world, our perceptions have a unity or wholeness। वो कहता है जब एलिमेंट्स की बात करता है ना, वो जब एलिमेंट्स की बात कर रहा है, वो एलिमेंट्स की बात कर रहा है ना, वो कहता है कि हमारी जो हम जब डेली लाइफ में चीजों को देख रहे होते हैं ना, रियल वर्ल्ड में देख रहे होते हैं, तो हमारी जो परसेप्शन होती है वो कैसी होती है, होलनेस या यूनिटी के अकॉर्डिंग होती है। हम चीजों को एज अ होल या एज अ यूनिटी देख रहे होते हैं, जैसा गेस्टॉल्ट वाले कहते हैं। तो ये उसका कहना था। अब यहां पर भी आपको वो होलिस्टिक अप्रोच वाली बात समझ आ रही होगी कि ये क्या कहना चाह रहा था बेसिकली, कि हमारा जो माइंड है बेसिकली हम रियल वर्ल्ड में चीजों को एज अ यूनिटी या एज अ होल देख रहे होते हैं। When we look out the window, we see a tree। वो कहता है जब हम विंडो से बाहर देखते हैं तो हमें एक ट्री नजर आता है, मिसाल के तौर पर। अच्छा, नॉट इंडिविजुअल सेंसेशन और कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ ब्राइटनेस, कलर और शेप दैट ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स इन अ लेबोरेटरी रिपोर्ट एज अ रिजल्ट ऑफ देयर। अच्छा, वो कहता है कि जब हम बाहर देखते हैं तो हमें एक पूरा ट्री नजर आ रहा होता है, यानी कि एक होल नजर आ रहा है। हम नहीं कहते कि वो पत्ते हैं, ग्रीन है, तने हैं, झाड़ियां हैं या इसके अलावा जड़ें हैं, हम नहीं कहते, ठीक है। वो कहता है कि हम एज अ होल देख रहे होते हैं। अब वो नीचे कह रहा है कि जैसे कि लेबोरेटरी में मतलब ट्रेन किया गया था, उस तरह नहीं हम बता रहे होते, हम बता रहे होते हैं एज अ होल, ठीक है। आवर विजुअल एक्सपीरियंस इन द रियल वर्ल्ड comprehend a tree as a whole, not as the elementary sensation and feeling that constitute the tree। वो कहता है कि हम एज अ होल देख रहे होते हैं, वो फीलिंग या वो सेंसेशंस नहीं देख रहे होते या बयान कर रहे होते जो मिलके ट्री बन रही हैं, ठीक है, जो मिलके एज अ होल ट्री हमें नजर आ रहा है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन रेज होता है ये वाला, हाउ इज द यूनिफाइड कॉन्शियस एक्सपीरियंस कंपाउंडेड फ्रॉम द एलिमेंट्री पार्ट्स। एलिमेंट्री पार्ट से कैसे वो एक यूनिट बन रहा होता है, कैसे एक होल बन रहा होता है, इसकी बात होगी। अच्छा, वुड एक्सप्लेन द फिनोमेना थ्रू हिज डॉक्ट्राइन ऑफ एप्रिसेप्शन। अब उसने ये वाली बात एप्रिसेप्शन से बताई,
ये वाला जो उसने समझाना था ना कॉन्सेप्ट एप्रिसेप्शन से, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अब वो वाला जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसने समझाया था एप्रिसेप्शन से। एप्रिसेप्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मेंटल एलिमेंट्स इनटू होल इज इनटू होल, ये वाली डेफिनेशन इसकी इतनी सी। एप्रिसेप्शन क्या होता है? द प्रोसेस, ये नीचे भी मैंने लिखी, नीचे नहीं लिखी मैंने, सॉरी, लिखी थी शायद मैंने, अच्छा, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मेंटल एलिमेंट्स इनटू अ होल, वो जो प्रोसेस जो हमारा चीजों को, मेंटल एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके एक होल की फॉर्म में हमें मिल रहा होता है, उसको बोलते हैं एपरसेप्शन। और इसमें इंटरेस्टेड था हमारा वो जो वुंड था, ठीक है। इज अ क्रिएटिव सिंथेसिस आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ साइकिक रिजल्टेंट, इसको साइकिक रिजल्टेंट भी बोलते हैं, लॉ ऑफ साइकिक रिजल्टेंट। लॉ ऑफ साइकिक रिजल्टेंट क्या मतलब होता है? साइकिक का क्या मतलब होता है? हमारा जो मेंटल एलिमेंट्स या मेंटल फंक्शंस होते हैं, रिजल्टेंट जो आउटपुट मिल रही होती है, ठीक है, लॉ ऑफ साइकिक रिजल्टेंट। अच्छा, विच क्रिएट्स न्यू प्रॉपर्टीज फ्रॉम द बिल्डिंग अप और कंबाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्स, जो कि नई प्रॉपर्टीज बना रहा होता है जब वो कंबाइन होकर हमारे सामने आता है। मिसाल के तौर पर जब हाइड्रोजन हम देख रहे होते हैं लैदा से, ये वाली जो लाइन है ना रेड की है, इसकी समझ आपको आएगी एग्जांपल से। जब हम हाइड्रोजन को देख रहे होते हैं तो वो एक अलग चीज है, जब हम ऑक्सीजन को देख रहे होते हैं वो अलग चीज है। जब हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? आंसर करें मुझे। वाटर सर, वाटर। वाटर बन गया ना। जब हाइड्रोजन हमने देखा लैदा थी, ऑक्सीजन देखा लैदा थी, तो जब इन दोनों को मिला तो हमारे पास वाटर आ गया। वो कहता है कि जब ये मिल रही होती है ना, एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं, तो हमारे पास वो जो होल दे रहा होता है वो नई प्रॉपर्टीज वाला होल मिल रहा होता है, ठीक है। अब वाटर हाइड्रोजन से अलग है, ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है, वाटर की अपनी प्रॉपर्टीज सामने आ जाती है, ठीक है। अच्छा, वुंट रोट एवरी साइकिक कंपाउंड हैज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर बाय नो मींस द मेयर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्स। वो कहता है कि हर जो साइकिक कंपाउंड होता है ना, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें मिल रही होती हैं सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट कंपाउंड, या दैट कैरेक्टर कह सकते हैं, दैट होल कह सकते हैं, ठीक है। वो जो एलिमेंट्स मिलके हमें उसकी एक प्रॉपर्टीज बता रहे होते हैं, न्यू। अच्छा, you have probably heard the saying that the whole is different from the sum of its parts। आपने वो कहावत तो सुनी होगी जो गेस्टाल्ट वाले कहते हैं, the whole is different from its sum of its parts, ठीक है। ये वही वाली बात हो रही है कि जब पार्ट्स मिल जाएंगे तो वो डिफरेंट होल बन जाएगा। दिस इज द आइडिया promoted by the Gestalt psychologist, the notion of creative, ये वाला आइडिया उनका था। The notion of creative synthesis has its counterpart in chemistry। वो कहता है इस जैसा एक कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री में भी मिलता है, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दे दिया। Combining chemical elements produces compounds or resultants that contain properties not पे गौर कीजिएगा, नॉट फाउंड इन द ओरिजिनल एलिमेंट्स। वो कहता है कि जो एक एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना रहे होते हैं, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं जो मिलके बना रहे होते हैं। जैसे मैंने वाटर वाली मिसाल दी है, वाटर की प्रॉपर्टीज और हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज और हैं, ठीक है। तो ये वो वाली चीज थी। एपरसेप्शन क्या था? एपरसेप्शन एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस है उसको एपरसेप्शन कहा गया है। ले जी, ये वो आपके 3-4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो बताएं मुझे, अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर भी पूछें, अगर नहीं क्लियर हुआ फिर भी आप ओपनली बता सकते हैं, नो इशू। नहीं सर, अब क्लियर है, आपने काफी डीप में समझाया है सारा। चलें, गुड हो गया। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अभी आपको एक चीज मैं अब और बता दूं, ये आपको बहुत दफा एक्सपीरियंस करने को मिलेगी कि आप कहेंगे यार मतलब ये हमने इतना एक रैंडमली चीजें देख ली हैं, हमने पढ़ा है, इसको क्या करें, अब इसका क्या करें हम। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे पहला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको नहीं पता चलेगा डॉट कहाँ पर मिल रहे हैं। ये डॉट हो सकता है कल को जब आप बड़े लेवल पे जाओ या पढ़ाने लग जाओ तो ये होता है डॉट की फॉर्म में चीजें मिल रही होती हैं, ठीक है। आज अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो हो सकता है कि ये यहाँ पर आपको शायद यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस नजर ना आ रही हो, या आपको ना लग रहा हो कि यार ये हमने क्यों किया, अगर ना भी करते तो गुजारा हो जाता। लेकिन कल को क्या पता किस पेपर के अंदर, किस एग्जाम के अंदर, या किस डिस्कशन के अंदर, या किस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के अंदर आपको ये हेल्प कर दे, ठीक है। जब आप बुक लेके बैठे होंगे अकेले, आपके पास कोई टीचर नहीं होगा, तो उस वक्त हो सकता है, और बहुत दफा ऐसा होता है कि आपने वो चीज जो आपने कभी पढ़ी थी या कभी ऐसे रैंडमली किसी से सुन ली थी, तो उसने आपका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प कर दी थी। तो ये वाली चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चीजें काम आएंगी अपने वक्त पर, अपने मौके पर काम आएंगी। बस आपने क्लियर कर लिया, बस इतना काफी है, ठीक है। और बाकी आप इन चीजों को अपनी डेली लाइफ में भी समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई भी हर चीज, कोई मतलब कि हर चीज फजूल होती है।
हर चीज का किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई रोल अपना प्ले हो रहा होता है, अगर हम उसको समझे तो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी करें। सर परसेप्शन और परसेप्शन में मेन डिफरेंस क्या है? परसेप्शन है कि हम किसी चीज को देख के जो रिजल्ट निकाल रहे होते हैं ना, मिसाल के तौर पर आपने, आपके हाथ पर मैंने बर्फ का एक टुकड़ा रखा, आपने उसको सेंस किया, फिर आपके माइंड में वो एक केमिकल इंपल्स गई, सॉरी इलेक्ट्रिक इंपल्स गई आपके माइंड ब्रेन के अंदर, उसने फिर बताया यार ये ठंडा है, आपने वो जो रिजल्ट निकाला ना ठंडा, वो आपकी परसेप्शन है, आपने जो चीजों को डिफाइन कर दिया। और एपरसेप्शन क्या है, ये उससे डिफरेंट है। एपरसेप्शन का मतलब है कि हमारे माइंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस है हमारे माइंड का, और उसको ऑर्गेनाइज करके एक होल देने का जो प्रोसेस है, उसको एपरसेप्शन बोलते हैं। ओके सर, ठीक। अगर मैं एक एक लाइन में बताऊं तो किसी चीज को मीनिंग देना वो परसेप्शन होगी, और वो जो किसी हमारे माइंड के एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके एक होल या आउटकम देना, ये होल। जी जी। इसको एक और तरह से समझाऊं मैं? जी सर, समझा दें। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक तो मैंने आपको बताया ना, अपने चीजों को सेंस किया, सेंस करके आपने एक आउटकम दिया कि यार ये बर्फ मतलब कि ये ठंडी है। अब वो जो आपका वो चीजें जो एलिमेंट्स मिलके एक मिलने का प्रोसेस हुआ, फिर आपको एक आउटकम मिला वो ठंडे वाला, ठीक है। ठंडा तो आपका जो लास्ट था ना, मतलब कि आउटकम मिल गया, वो परसेप्शन होगी आपकी। अब वो जो परसेप्शन आपकी बनी है वो कुछ एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके ही बनी है ना। अब वो प्रोसेस पहले हुआ, आपने सेंस किया, वो सेंसेशन गई आपके ब्रेन में, वहां पर एक फीलिंग क्रिएट हुई, फीलिंग ने फिर आपको पता चला कि ये कौन सी फीलिंग है, ठंडे वाली फीलिंग है, तो फिर आपने एक आंसर दे दिया, आउटकम। अब वो जो आंसर निकालने का जो सारा प्रोसेस था उसको परसेप्शन कहेंगे, और वो जो आउटकम या होल है उसको हम बोलेंगे परसेप्शन। आई थिंक अब आपको समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, फिर हम इसको एंड करते हैं, और ये वाले नोट्स भी मैं आपको आज ही शेयर कर दूंगा। आज हमारा फिर फंक्शनलिज्म जो स्टार्ट नहीं हो पाया, तो मंडे से ही स्टार्ट होगा फिर हमारा।